हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों का आंदोलन 24वें दिन भी लगातार जारी। नए कृषि कानून के विरोध में लगातार डटे हुए हैं किसान। कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है किसानों का। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, लगातार लड़ाई करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार इन तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। आपको बता दें, किसान आंदोलन के 24वें दिन पर भी अभी तक हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हर दिन मीटिंग्स का दौर चलता है, आगे की रणनीति तय की जाती है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या फैसला किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को किसानों का पक्ष सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही साफ कर दिया था कि किसानों का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें आज 24वें दिन की, तो फिलहाल क्या ताजा जानकारी किसान आंदोलन को लेकर? लाजपत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, लाजपत से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल दोबारा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब 24वें दिन पर अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो अब आगे क्या हो सकता है, किस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, आगे किसान किस तरह की रणनीति बना सकते हैं। चूंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत की सिफारिश कर चुका है। हमारे साथ एक बार फिर से लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, फिलहाल क्या हलचल, क्या ताजा जानकारी किसान आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन को लेकर जो गुप्त मीटिंगें जारी हैं और लगातार वैसे ही 10 की 10 किसान अपने धरने पर अड़े हुए हैं। और इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी किसान अपने बात को लेकर नेशनल हाईवे 44 पर, जो दिल्ली से पाकिस्तान को जोड़ने वाला जो सिंघू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पर किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई है, कोर्ट पर ही इंतजार है कि क्या फैसले आ सकते हैं। जी बिल्कुल लाजपत, अब कोर्ट में फिलहाल सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट जो है पहले से ही बातचीत के रास्ते को अपनाने की सिफारिश कर चुका है। लेकिन किस तरह के रिएक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने जब बातचीत की बात कही तो किसानों की तरफ से मिलते नजर आए? जी बिल्कुल, किसानों से लगातार हमारी बातचीत जारी है। किसान अपनी जो रणनीति बनाते हैं वो गुप्त रखते हैं और जो किसान, जो आम किसान है, जो धरने पर बैठे रहते हैं, वो अपनी बात को खोलते नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कहा है जो जत्थाबंदी है वही जो फैसले लेता है, उसके बाद ही कोई रणनीति बन पाती है। तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि करीब 10 किलोमीटर जितना लंबा जो जाम है और जिसको लेकर धरना चल रहा है उसको लेकर काफी चिंता की विषय की बात है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, 24वां दिन है आज किसान आंदोलन का। 24 दिन बहुत लंबा वक्त होता है और आंदोलन कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मैं पहले दिन से अभी तक की बात करूं किसान आंदोलन की, तो आंदोलन कैसे, कहां शुरू हुआ था और ओवरऑल इसे हम देखें तो अब कहां तक पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, जिस दिन पहला दिन था हम वहीं पर थे, जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज का प्रयास किया गया था, जो आंसू गैस के गोले जो दागे गए थे, हम भी उसमें शामिल थे। और जो पहले दिन जो बैरिकेड लगाए गए थे दिल्ली की तरफ से, तो जो किसानों का जो और प्रशासन का आमना सामना काफी तेज तक हुआ था, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली जाने के लिए रोक दिया गया था। तो क्योंकि हरियाणा में भी बैरिकेड लगाए थे, तो हरियाणा के बैरिकेडों को तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचे थे किसान। कुछ किसान थे, लेकिन अब लगातार जो है जत्थे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जो अगर समय रहते अगर इनको दिल्ली जाने दिया जाता तो इस तरह की दिक्कत ना आती, क्योंकि आसपास के जो व्यक्ति हैं या आम आदमी है जो दिल्ली से आवागमन है, जिन लोगों का चाहे या व्यापार की बात करें या आम व्यक्ति की बात करें, तो उनको किल्लत काफी होती हुई नजर आ रही है। नंदनी, जो मरीज हैं, जिन घरों में मरीज हैं, जो छोटे मोटे जिनके डॉक्टरों को इलाज चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दहशत में है। इसलिए दहशत में कि अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो वो कहीं ना कहीं बीच में फंस ना जाए,
इसको लेकर आम व्यक्ति भी पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को तो छोड़ दिया जाता है, जो मरीज है, जो अपने गाड़ियों में लेके जाने वाले व्यक्ति हैं, वो भी दहशत में हैं, जो व्यापारी हैं वो भी दहशत में हैं। तो खींचातानी किसान की और सरकार की है, लेकिन आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है वो चिंता में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ ढासा बॉर्डर को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। मनोज, अगर फिलहाल ढासा बॉर्डर की मैं बात करूं तो वहां पर आज 24वें दिन क्या हलचल देखी जा रही है? नंदनी, यहाँ अगर बात ढासा बॉर्डर की जाए तो यहाँ जो किसान है वो यहाँ स्थानीय किसान, अधिकतर जो स्थानीय किसान है वो धरने और प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और यहाँ जो अन्य जो आसपास की जो खाप प्रतिनिधि है वह उनको समर्थन देने के लिए आते हैं। यहाँ अभी तक जो बात की जाए तो रामवीर सांगवान, सोमवीर सांगवान, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से विभिन्न खापे भी किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ नंदनी में बताना था। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो 3 किसान है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका 4था दिन अनशन पर बैठे हुए। वो उन्होंने 4 दिन न तो खाना खाया है और न ही कहीं आने जाने की वह जाते हैं। जी बिल्कुल मनोज, 3 किसान यहाँ पर लगातार जो है अनशन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर किसान हर जगह पर अपने तरीके से संघर्ष जो कर रहे हैं। सरकारी नुमाइंदों का वहां पर नहीं पहुंचना और उनकी सुनवाई ना होना। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि ढासा बॉर्डर पर 3 किसान जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर अनशन जिस हिसाब से हर दिन के साथ बढ़ेगा, जरूरत है कि सरकारी नुमाइंदे कम से कम उन किसानों से जो मिले जो अनशन पर बैठे हुए हैं, और कम से कम अनशन बढ़ने की वजह से उनकी जान पर बात नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है क्योंकि अब तक इस आंदोलन में इतने किसानों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। मनोज जी बिल्कुल, यहाँ स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि कम से कम जो किसान अनशन में बैठे उनके स्वास्थ्य संबंधी या उन्हें अनशन करवाने का कोई प्रयास किया जाए, उन्हें कोई आश्वासन दिया जाए। इस प्रकार की प्रतिक्रिया या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस तरह का कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात करूं मैं ढासा बॉर्डर की तो ये बॉर्डर कौन कौन से शहरों से जुड़ता है, और अगर मैं यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं तो अभी फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, ये जो ढासा बॉर्डर यहाँ जो झज्जर और दिल्ली का नजरगढ़ द्वारका जो एरिया है उसको जोड़ने वाला सबसे प्रमुख रास्ता माना जाता है। और पिछले 13 दिनों से आज 13 दिन इस रास्ते को बंद हुए हो गए हैं। और इसके लिए अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था छोटे जो गांव है, छोटे गांव से जो रास्ते निकलते हैं उन गांव से होते हुए तो वाहन निकल रहे हैं, लेकिन जो बड़े वाहन है, बड़े वाहनों को पिछले 13 दिन से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लंबा जो वाहनों का जो काफिला है वो लंबा होता जा रहा है, जाम बढ़ता जा रहा है। और छोटे वाहन हालांकि छोटे छोटे गाँव से जो छोटे रास्ते हैं उनसे निकल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ। सर्द हवाओं से लोगों की बढ़ गई हैं परेशानियां। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। लगातार ठंड का कहर बढ़ता हुआ प्रदेश में कई जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिसकी वजह से लोग अब कड़ाके की ठंड में परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी भी तमाम वेदर एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अभी ठंड उत्तर भारत में और भी ज्यादा बढ़ेगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें हिसार की तो फिलहाल वहां पर क्या हालात? जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश में इन दिनों ठंड अपना सितम बरपा रही है, लेकिन अगर मैं हिसार की बात करूं तो अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल नंदिनी जी, हिसार में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ का अगर तापमान देखा जाए तो तापमान 1 डिग्री पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अगर हवा की बात की जाए तो हवा जो है 2.3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चली हुई है और बहुत सर्द हवाएं हैं। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, आज सूर्य देवता ने सुबह सुबह दर्शन तो दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ठंड कम नहीं हुई है। विजिबिलिटी हालांकि आज ठीक है, कोहरा कम है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती
बढ़ती जा रही है और ये ठंड कहीं न कहीं जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, वहीं कृषि और पशुपालन को भी प्रभावित कर रही है। जी जी बिल्कुल अनूप, और अगर मैं बात करूं लगातार बढ़ते कोहरे की, तो जाहिर तौर पर सुबह के वक्त में कई जिलों में इतना कोहरा देखा गया है कि सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, जिसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी आई है। जी बिल्कुल, देर रात्रि के बाद हिसार जिले में भी काफी कोहरा छाया रहा, लेकिन सुबह सुबह सूर्य देवता ने दर्शन देने के बाद कम हो गया और ऐसा कोहरा, घना कोहरा छाने की वजह से वाहन चालकों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसमें सबसे ज्यादा यही है, एक उनके चलने का सहारा जो रहता है सड़क पे लगी हुई सफेद पट्टी ही, जिसके सहारे वो अपने स्थान तक पहुंच पाते हैं, वरना इतना घना कोहरा होता है, इतना घनी धुंध होती है कि इसके बावजूद रात को सफर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल अनूप, और इसी के साथ मैं कोरोना को लेकर भी आपसे स्टेटस जानना चाहूंगी, क्योंकि सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, हेल्थ एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि लोग सावधानी बरतें, और जितनी ज्यादा बरतेंगे उतना ही वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर बीमार पड़े तो कोरोना अपना प्रकोप रूप दिखा सकता है। और ऑलरेडी भले ही जो आंकड़े हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन सर्दी के इस मौसम में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा उसका रेशियो बढ़ा है। तो ऐसे में किस तरह की सावधानी आपको नजर आ रही है हिसार में? प्रशासन की ओर से किस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, कोरोना को लेकर जिस प्रकार से पहले भी प्रशासन की और सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करते रहे हैं, उसी प्रकार अब भी यही कहा गया कि एक तो घरों से बहुत कम निकले, एक तो कोहरे का प्रकोप है ही, उसके साथ साथ ठंड बहुत अधिक फैलेगा, अधिक नुकसानदेह होगा, तो उसको देखते हुए अब लोगों को घरों में ज्यादातर रहने की, खास करके बुजुर्गों और बच्चों को ये कहा गया है कि वो घरों में रहे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कोहरे का प्रकोप बढ़ा है और उसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोरोना की बीमारी भी अब लगातार बढ़ रही है। उसमें ये देखने वाली बात है कि एक बड़ा आंकड़ा सामान्य हुआ है, जिसके मुख्य दो कारण माने जाते हैं। एक तो बहुत सारा किसान के रूप में यहाँ से लोग दिल्ली गए हुए हैं, दूसरा लोग अपने घरों में ज्यादा रहते, इसलिए कहीं न कहीं एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल कहीं न कहीं आंकड़े काबू में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कैथल से हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, अगर बात करें कैथल की, फिलहाल वहां सर्दी को लेकर क्या स्थिति? मैं बता दें कि कैथल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। रात के समय, शाम के और सुबह के समय, शाम के और सुबह के समय सड़क पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि देर रात और जल्दी सुबह घरों से बाहर वाहन लेकर ना जाएं, क्योंकि दुर्घटना का डर रहता है। कई घटनाएं हो भी चुकी हैं, कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज सूर्य देवता फिर दिन में प्रकट हुए। दिन में धूप रहती है, लेकिन शीतलहर की कह सकते हैं, शीतलहर लगातार जारी है और ठंड चल रही है। जी बिल्कुल, लगातार शीतलहर जारी है और इस वजह से बढ़ती ठंड से लोग जाहिर तौर पर परेशान भी हो रहे हैं और अपने कामों के लिए घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी भी विपिन, जो जानकारी मिल पाती है वेदर फोरकास्टिंग में कि अभी सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी, पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। जी, मौसम विभाग का कहना है कि जो अभी 5 डिग्री तक पारा गिरा हुआ है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैथल को लेकर विपिन ने जैसा कि बताया कि यहाँ पर भी पारा जो है 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो तमाम शहरों में इन दिनों में पारा जो है 5 डिग्री तक आया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकता है, पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना यही है कि इस बढ़ती सर्दी में अपने आप को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि ये हर साल पड़ने वाली आम सर्दी नहीं है, ये वो सर्दी है जिसके आसपास कोरोना भी मंडरा रहा है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें और हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार यही चेतावनी दे रहे हैं कि अपने आप को जितना सर्दी से बचाकर रखेंगे, कोरोना से भी उतने ही सुरक्षित रहेंगे। सर्दी के दिनों में हरियाणा के अंदर आंकड़ा जरूर थोड़ा अंडर कंट्रोल आया है कोरोना को लेकर, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा, जिनको कोरोना हो रहा है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। तो आप कोशिश यही करिए कि आप कोरोना की चपेट में ही ना आए, क्योंकि मौसम जो है
कोरोना के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और इसमें ठीक होने वालों की जो संभावनाएं हैं वो और ज्यादा कम हो गई हैं। तो ऐसे में अपने आप को बचाकर रखिए, सावधानी बरतिए। लगातार बढ़ती ठंड और बढ़ते कोहरे में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुबह सुबह के वक्त में जब कोहरा ज्यादा हो तो कोशिश करें कि घरों से ना निकलें और मुख्य तौर पर हाईवेज पर, सड़कों पर अपने वाहनों को ना चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो कई शहरों में दर्ज की गई है इन दिनों में। और ऐसे में सड़क हादसे होते दिख रहे हैं, कई सड़कों पर सड़क हादसे होते हैं इन दिनों में, ज्यादा रेशियो बढ़ जाता है रोड एक्सीडेंट्स का। तो ऐसे में जरूरी है कि जब विजिबिलिटी नहीं है कोहरे के समय पर तो आप अपने घरों से निकलना नजरअंदाज करें, घरों से ना निकलें, सावधानी बरतें। लगातार प्रदेश में इस वक्त पूरे उत्तर भारत की बात करें तो ठंड बढ़ती हुई है नजर आ रही है। तो उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड का सितम देखा जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से। रमाकांत, झज्जर की बात करें, फिलहाल वहां क्या स्थिति? ठंड की बात करें तो जैसे जैसे रात ढलती है वहां पर जो शीतलहर है वो लगातार चलती है, साथ ही सुबह कोहरा भी देखा जा सकता है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से जो सफेद पट्टी लगाई जाती है वो अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ जो वाहन चालकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें काफी परेशानी है, हम लगातार प्रशासन से भी गुहार करते हैं कि जो एक्सीडेंट होंगे वो बचाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन पूरी तरह इस सर्दी में सजग नहीं दिखाई दिया। जी बिल्कुल रमाकांत, वहीं अगर बात करें लगातार बढ़ती सर्दी में कोरोना के आंकड़ों की, उसे लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? अगर 24 घंटे की बात करें तो 18 मामले सामने आए, वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना की बात करें तो कोरोना में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग वो एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा कोरोना वैसे वैसे दस्तक देगा। हालांकि ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर ये जो चिंता का विषय है। और जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, वो लगातार अवहेलना कर रहे हैं। इस और भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतवीर लांबोरिया जुड़े हैं फतेहाबाद से, सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, अभी बात करें फतेहाबाद की तो फिलहाल मौसम का क्या मिजाज? लगातार सर्दी बढ़ रही है प्रदेश में, ऐसे में फतेहाबाद में टेम्परेचर कितना? देखिए नंदिनी, यदि टेम्परेचर की बात करें तो सामान्य से लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। इन दिनों जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि अब सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच गया है। यहां बर्फ जमनी शुरू हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिन से धूप खिल रही है और जो आसमान है वो बिल्कुल साफ है। उसकी वजह से तापमान धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रहा है। और वैसे भी जो ठिठुरन है वो आधी रात के बाद बहुत बढ़ जाती है, और जो सर्दी है वो कंपकपा देने वाली सर्दी है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो बीमार लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं और या जो आवारा पशु हैं, पक्षी हैं, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतवीर जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद में भी लगातार ठंड बढ़ रही है और पारा यहां पर 1 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रदेश में इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ